अगर मुझे अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा या आपको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, हर कोई आदमी मनी तो नहीं ना, हर बाप के पास तो करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस नहीं है कि उसके बेटे को विदेश भेजेगा। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना, हम तो ये सरकारी एग्जाम ही हमें देना होगा। 2014 से अब 2026 आ गया है। मुझे आज 1990 वाला जो दशक है वैसा मुझे फील हो रहा है कि इंडिया बैकवर्ड के ऊपर बैकवर्ड चला जा रहा है, फॉरवर्ड नहीं जा रहा। आज हमें आइडियली कम्पीट करना चाहिए चाइना के साथ, यूएस के साथ। हम कम्पीट कर रहे हैं आज भी पाकिस्तान के साथ। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के खिलाफ नहीं है। सुनिए मेरी बात, वो गांधी जी के रास्तों पे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो जो बुरा हो रहा है वो मोदी जी देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और वो बुरा किसी के बारे में कहते भी नहीं है। गांधी जी के रास्तों पे तो चल जैसे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ भी बुरा कुछ नहीं कर रही। चाहे कितना भी हमारा डॉलर ऊपर चढ़ गया और पैसा कितना गिर गया, वो बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है। और सुनते तो किसी की है ही नहीं, अच्छी भी नहीं सुनते तो बुरी भी नहीं सुनते। अंकल जी को सुन के मुझे वही मीम याद आ रहा है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। नहीं। सरकार जब स्टार्टिंग में मैंने जो अपनी फर्स्ट पोस्ट जो कास्ट करी थी वो इसी गवर्नमेंट को करी थी 2000 भाजपा को दिया था। हाँ, क्योंकि मेरे सामने उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी 2014 में, और गुजरात मॉडल मेरे सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद जब मैं पढ़ाई करके तैयारी में निकला, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ 6 साल से, तब मैंने समझा कि क्या गुजरात मॉडल है और क्या केरला मॉडल है, कैसे ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है, और कैसे जो केरला मॉडल है वो गरीब लोगों के लिए काम करता है। आप कभी पढ़ेंगे अमर्त्य सेन मॉडल और भगवती मॉडल, तब आप समझ पाएंगे कि क्या है एक्चुअली में, क्या होता है। तो ये सरकार इस्तीफा तो नहीं देने वाली है, क्योंकि ये सरकार खुद की नहीं है, ये सरकार पीछे से जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे बोलते हैं, जो पूंजीपतियों का हाथ है, उनके द्वारा रन होती है। इसलिए सरकार एजुकेशन नहीं देना चाहती, और एजुकेशन भी देती है तो वो सिर्फ बहुत लो दर्जे की क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं देगी। अब तो गवर्नमेंट जॉब भी वैकेंसीज भी आना बंद हो गई। जो वैकेंसीज पहले आती थी गवर्नमेंट जॉब के तौर पे, अब उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वही पे मैं कर दिया। बताना चाह रहा हूँ, जब कैपिटलिज्म बढ़ेगा और प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा तो वो सरकार क्यों वो करेगा। भाजपा के लिए तो 14 में आजाद हुई है, उसके लिए तो आजादी कुछ है नहीं। हमारे भगत सिंह, हमारे सुखदेव, राजगुरु वैसे ही शहीद हो गए, उनके लिए तो 14 में आजाद हुई है। कंगना रनावत के लिए उसकी बात कर रहे हैं। 2014 से पहले लोग गांधी जी को नहीं जानते थे, 2014 से पहले लोग नेहरू को नहीं जानते थे। सबसे पहले लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, अब ये पहनना चालू किया है। बेस तो हमारा यही है, यूथ है। और कोई 60-70 साल के बुढ़े करेंगे क्या विकास? और देखिए बात ऐसा है कि हम लोग सब पढ़ा लिखा आदमी है, हर सरकार विकास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। जिस जगह विकास और जो चीज़ अच्छा है उसका हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करें जो गलत हो रहा है। हर सरकार कुछ ना कुछ करता है, नो डाउट। अरे सरकार आप कह रहे गलत हो रहा है, आपको वायरस और दहशतगर्द बुलाया जा रहा है। अरे भैया तो उसी का तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी का तो क्वेश्चन तो गांधी पर भी उठाए थे लोग, लेकिन गांधी एक नाखून काट के बिंग देना तो आरएसएस के नाखून के बराबर नहीं है गांधी की। गांधी है। गांधी को महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, एक हार मास का ऐसा बना हुआ आदमी है दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, ना कभी मिला है। सीजेपी का प्रोटेस्ट अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस वक्त माहौल शाम का हो चला है। और हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि भीड़ नहीं है, तो शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 4 दिनों से सोनम वांगचुक सहित 4 इधर और 6 लोग इस साइड बैठे हुए, यानी टोटल 10 से 11 लोगों की भूख हड़ताल जारी है पिछले 4 दिनों से। और बस मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया है, और ना तो इन लोगों को कोई बुलाया है कि आओ हमसे बात करो, बैठ करके बात करते हैं, विचार करते हैं, फिर फैसला करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार जमे हुए हैं पिछले 11 दिनों से। और जो हमारे साथ ये भाई है, ये मुझे पहले दिन भी मिले थे और आज भी ये यहीं पर हैं, कह रहे हैं मैं वॉलंटियर बन गया। लेकिन आप वॉलंटियर बन गया, मुझे लग रहा है आपका प्रमोशन हो गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए सर जी, क्या बात है ना, देश की एजुकेशन सिस्टम उन लोगों ने इतना ख़राब बना। हम यूथ क्या मांग रहे हैं? आपसे अच्छा शिक्षा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, ये तो हमारी अधिकार है। अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना, आपको देना होगा। अगर आप नहीं दे रहे, अगर आप देने में आप असक्षम हो तो प्लीज़ भाई हट जाओ ना। हटने से क्या इसमें क्या होगा? अगर अच्छे बच्चा, अगर देखो मैं अगर शिक्षित नहीं होऊंगा तो इस देश विकास कैसे होगा सर जी बताइए? अगर मुझे अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा या आपको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, हर कोई आदमी मनी तो नहीं ना, हर
बाप के पास तो करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस नहीं है कि उसके बेटे को विदेश भेजेगा। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना, हम तो ये सरकारी एग्जाम ही हमें देना होगा। अगर ये सरकारी एग्जाम अगर तुम हमारी टैक्स लेते हो हमसे, हम सब कुछ पैसा करते, एग्जाम फीस, NTA फीस सब कुछ देते, अगर उसमें भी हम तुम्हारे एक पेपर लीक रुका नहीं जाते तो हम क्या तुम्हारी रेजिग्नेशन डिमांड नहीं करते? उनके इस्तीफे के बाद पेपर लीक रुक जाएगा। देखिए उसके इस्तीफे के बाद पेपर रुकेगा या नहीं रुकेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। कल कोई नया धर्मेंद्र प्रधान जन्म होगा, नया आ जाएगा, लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी नया आए उसके अंदर में डर रहे कि अगर ऐसा गलती हो गया तो युवा फिर से सड़क पे आएगा और हमारी कुर्सी का आज क्या हुआ है, जो भी बंदा मिनिस्टर बन रहे हैं वो कुर्सी से चिपक जा रहे हैं, उठने की बात ही नहीं कर रहे, इसलिए तो सिस्टम करप्ट हो गया ना। पहले भी देखिए कोई लाल बहादुर शास्त्री जी थी, जब रेल मिनिस्टर था, जब कुछ इंसिडेंट हो गए थे तो खुद रिजिग्नेशन दे देता, उसके बाद सिस्टम एक सुधार आया था, एक लहर आया था, नहीं मुझे गलती नहीं करना, अगर गलती हो गया तो मुझे कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। वो नहीं कर रहे और हमें वायरस बता रहे हो इस नितिन नवीन, मैं तो बोलना चाहता हूँ हो इस नितिन नवीन क्या है उसके देश के लिए? वो मोदी की सेवा और पार्टी की सेवा के अलावा वो देश की सेवा क्या किया? मोदी का सेवा और पार्टी बीजेपी का सेवा करना देशभक्ति नहीं है, देश सेवा नहीं है। वो हमसे हमारी देशभक्ति ना पूछे, हम तो सीधा बोलेंगे कि तुमसे हमारी देशभक्ति मापे नहीं जाओगे। तुम हो कौन? ना तुम कोई मिनिस्टर हो, ना कोई हो, ना तुम देशभक्ति हो। किसके बारे में कह रहे हो? नितिन नवीन जो भारत के आपको वायरस बोल रहा है? हाँ उसके बारे में। वो है कौन? शिक्षा मंत्री तो दहशतगर्द बुला रहे हैं आप लोगों को। शिक्षा मंत्री खुद दहशतगर्द है, हत्यारे है, मारा रहे हो। ये जितने 20 बच्चे, लगभग 20 बच्चे ने आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं प्री प्लान मर्डर है, और उसकी सिस्टम एजुकेशन मिनिस्टर एंटी की वजह से मर्डर किया, वो मर्डरर। उसको मंत्री मत बोलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी भी मत बोलिए, मर्डरर को कोई जगह नहीं इस देश में। फिर भी तो हम उसका रिजाइन मांग रहे हैं, उसको इस देश से भगाने की बात नहीं कर रहे। हत्यारे है फिर भी हम बोल रहे हैं भाई तुम रेस्पेक्टफुली अपने कुर्सी छोड़ दो और इस देश की यूथ को बचाओ। अभी जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से, एक की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो क्या लग रहा है इनके भूख हड़ताल का कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए ये सरकार नहीं पड़ रहा है ना, नहीं पढ़ रहे, सरकार तो खुद देशभक्ति की बात कर रहे हैं, इसके है नहीं है, समझते ही नहीं है लोग देश की है। ये लोग समझते कि यहाँ पर वो दहशतगर्द बुला रहे, वायरस बुला रहे। किस लिए बोना ये दहशतगर्द, किस लिए बन रहा है ये वायरस? क्योंकि तुमने सिस्टम ऐसे बना रखी हो जो बंदे 50-60 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन रखी हो जिसका दिमागी हालत ही ठीक नहीं है, कैसे होगा? तो ऐसा बात कैसे कर सकते हैं? ना शिक्षा मंत्री के दिमाग की हालत ठीक है, ना प्राइम मिनिस्टर की दिमाग की हालत ठीक है, बताइए तो कैसे बात कर सकते हैं? ऐसे कोई बात कर सकते हैं कि ये यूथ है, यही तो इस देश का फ्यूचर है। आगे जाके कोई यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर, कोई DM, कोई SP DSP, कोई दहशतगर्द बता रहे, बताइए वायरस बता रहे, बताइए तो देश विकसित कैसे बनेगा? सिर्फ मोदी से विश्वगुरु नहीं, एक व्यक्ति से देश कभी महान नहीं बनता। ये भारत पहले से विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। ना मोदी रहेगा, ना मोदी का कोई रहेगा। 2014 के बाद बना है वो वही लोग कहते हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जिसका अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा। ये सरकार अच्छा शिक्षा इसलिए नहीं दे पा रहे ताकि लोग ये बोले 2014 में भारत आज़ादी हुए और भारत के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहा। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्त आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं यूपी सहारनपुर। तो पहली बार यहाँ पर आए हैं? फर्स्ट डे आज मेरा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ठीक है, माहौल सही है और आवाज़ उठानी चाहिए डेमोक्रेसी आवाज़ में। उठानी चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि तो जिस तरीके का यहाँ पर जो माहौल बनाया जा रहा था कि भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, उस तरीके का आपको दिख रहा है यहाँ नहीं, पर? भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि कोई पेड भीड़ है कि किसी को पैसा दे के लाया गया है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही आया हूँ। और लोग डेमोक्रेसी में मैं भी यही देख के आया हूँ, क्योंकि जैसे मैंने चीज़ें देखी ना स्टार्टिंग में, मेरे को भी थोड़ा डाउट था कि जैसे बोलते हैं कि ये उसका मतलब कोई और पार्टी है, उसका हिडन रूप है, वो सब करा रही है। तो मैंने 5-6 दिन पहले ऑब्जर्व किया, लेकिन जैसे जैसे फिर मैंने लोगों को देखा, और सरकार का मतलब बिल्कुल एक नकारात्मक रवैया है। वो हर चीज़ पे बोल रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं, कमेंडेबल वर्क बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे कि हाँ वो बच्चे मरे हैं, वो हमारी गलती से मरे हैं। इस्तीफ़ा देना ना देना बहुत बात की बात है। अगर मेरे घर में मैं जिम्मेदार हूँ और मेरे घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ ना। हमने आपको चुन के वहाँ भेजा है सत्ता पे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? फिर तो क्या है, तुम कुछ भी नहीं है फिर तो। आपको लग रहा है इस्तीफा दे देना चाहिए या आकर के अपनी इस्तीफा तो ये देखो, इनका अगर देना होता अभी तक इनका कुछ पता चल जाता। इस्तीफा तो ये बिल्कुल नहीं देंगे। इस सरकार को कैसे देखते हैं आप लोग, इनके काम काज को? देखिए, सरकार जब स्टार्टिंग में मैंने जो अपनी फर्स्ट वोट जो कास्ट करी थी वो इसी गवर्नमेंट को करी थी, 2000 भाजपा को दिया था। हाँ, क्योंकि मेरे सामने उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी 2014 में, और गुजरात मॉडल मेरे सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद जब मैं पढ़ाई करके तैयारी में निकला, मैं UPSC की तैयारी करता हूँ 6 साल से,
तब मैंने समझा कि क्या गुजरात मॉडल है और क्या केरला मॉडल है, कैसे ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है और कैसे जो केरला मॉडल है वो गरीब लोगों के लिए काम करता है। आप कभी पढ़ेंगे अमर्त्य सेन मॉडल और भगवती मॉडल, तब आप समझ पाएंगे कि क्या है एक्चुअली में, क्या होता है। तो ये सरकार इस्तीफा तो नहीं देने वाली है, क्योंकि ये सरकार खुद की नहीं है। ये सरकार पीछे से जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे बोलते हैं, जो पूंजीपतियों का हाथ है, उनके द्वारा रन होती है, उनसे चलती है ये सरकार। और देश को इनके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं सर, नजर आता ना। इसीलिए- सवाल उठता है मोदी नहीं तो हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए सरकार एजुकेशन नहीं देना चाहती, और एजुकेशन भी देती है तो वो सिर्फ बहुत लो दर्जे की क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं देगी। अब तो गवर्नमेंट जॉब भी वैकेंसीज भी आना बंद हो गई। जो वैकेंसीज पहले आती थी गवर्नमेंट जॉब के तौर पे, अब उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वही पे मैं कर दिया बताना गया। चाह रहा हूँ, जब कैपिटलिज्म बढ़ेगा और प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा तो वो सरकारी क्यों वो करेगा, सरकारी वो नहीं करेगा, वो प्राइवेट की तरफ जैसे हो, क्योंकि वो हरासमेंट कर, Privatization ही किया जा रहा हाँ है वो ना, हरासमेंट, government जॉब को खत्म किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन प्रॉफिट पे काम करता है, जी। प्रॉफिट पे। और और फिर मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी उठता है कि जब सरकारों को इतना यकीन हो जाए कि वो चुनाव में नहीं हार सकती है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी वो सरकारों को ये नहीं होता, जब वो मिसयूज करने लगती है इंस्टीट्यूशन का, तब उनका इतना हिम्मत बढ़ती है। उनको इतना यकीन है कि वो जो कोई भी सरकार आपकी डरती क्या कैसे बात है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी सत्ता वहां से चली जाएगी या हमारी सत्ता प्राइम मिनिस्टर के पास से भी चली डेमोक्रेसी का क्या जाएगी। होता है? लेकिन प्रश्न- जब उनको यकीन हो गया है कि हम चुनाव नहीं हारेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन होता है, यानी कि आप जो ये नहीं होता है कि 50% लेके आओगे तब जीतोगे। जो सबसे ज़्यादा वोट ले आएगा, अगर 10 में से आपको 2 वोट मिले और 8 वोट नहीं डालेंगे तो आप जीत जाओगे। अब ये क्या करते हैं उसमें तोड़ जोड़ करके, जैसे अभी ये क्या कर रहे हैं, जैसे इनको अभी डिलिमिटेशन बिल लाना है या नहीं लाना है, उसके लिए पूरी इन्होंने होर्स ट्रेडिंग करके रखी हुई है कि कहीं से सांसद तोड़ो, 50 करोड़ में सांसद खरीदे। कैसे भी करके इन्हें वो 361 जो भी इनका आंकड़ा है वो पूरा कर लेना है और डिलिमिटेशन बिल ले आना है। उसके बाद महिलाओं को जो 33% आरक्षण ये देंगे, हालांकि उसमें जो महिलाएं भी आएंगी वो सिर्फ क्या आएंगी, डमी कैंडिडेट आएंगी, जो बोलेंगी कुछ नहीं, वो सिर्फ इनके डमी कैंडिडेट होंगे, उनके पीछे जो उनके पति हैं या जो भी उनके आदमी हैं वही सब रन कर रहे होंगे। अभी इन महिलाओं का कोई फायदा नहीं है संसद में आने का। आपने कहा कि आपने जो पहली वोट जो अपनी दी थी वो भाजपा को दी थी, उसके बाद आपका नजरिया बदला, जो पूंजीपति बदला तभी तो यहाँ आए हैं ना हम लोग। नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोग देखने देखिए, वोट करना किसी को गलत चीज़ नहीं होती, मौका देना चाहिए, लेकिन अब हो गया बस, डन विद दिस। और हमें आपको लगता है कि 29 में या उससे आने वाले इलेक्शन में देखो, भाजपा नहीं अगर रहेगी? सही तरीके से वोट हुआ, फेयर इलेक्शन हुआ, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आप कह रहे हैं फेयर इलेक्शन हुआ तो बैलेट पे- आगे आप भी तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना। फेयर इलेक्शन आपको विश्वास है अभी बंगाल बीता, बिहार बीता, जिस तरीके से चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा लगता है कि इलेक्शन जो है फेयर नहीं हो रहा है। हाँ। हाँ, क्योंकि अभी जैसे पंजाब में जो वहाँ के लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, तो वहाँ पे क्या हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे यही मेरा सवाल है ना कि जब आपसे पूछ लेता हूँ अंकल जी कि जब नेता को इतना भरोसा हो जाए कि वो चुनाव जीत रहा है, फिर आप लोगों के लिए काम क्यों करेगा वो? नहीं, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के खिलाफ नहीं है। नहीं है। सुनिए मेरी बात, वो गांधी जी के रास्तों पे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो जो बुरा हो रहा है वो मोदी जी देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है? और वो बुरा किसी के बारे में कहते भी नहीं है। गांधी जी के रास्तों पे तो चल जैसे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ भी बुरा कुछ नहीं कर रहे, चाहे कितना भी हमारा डॉलर ऊपर चढ़ गया और पैसा कितना गिर गया, वो बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है? और सुनते तो किसी की है ही नहीं, अच्छी भी नहीं सुनते तो बुरी भी नहीं सुनते। अंकल जी को सुन के मुझे वही मीम याद आ रहा है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल नहीं दिया। नहीं नहीं, मीम की बात नहीं सर। देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हालांकि न तो कोई मेरे बच्चे इस कंडीशन में है कि वो आगे जाके यूपीएससी प्लान दिखने, नहीं कोई भी उन्होंने तो नहीं। मेरी बेटी है वो जो बीटेक कर रही है वो करेगी, और जैसा भी होगा जो बनेगा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी तो मेरे अपने ही हैं। इन्हीं बच्चों को ये धर्मेंद्र जो प्रधान बच्चे हैं, ये दहशतगर्द बुलाते हैं। तो मैं इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? आज हमारे पिप्पी में अगर आटा है तो मेरे को काम पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पिप्पी में आटा सुबह से ही खत्म हो जाता है, इसलिए मेरे को काम पे जाना पड़ता है। और काम पे जाने के कारण ही यहाँ पर आज जो भीड़ है वो कम है। कारण क्या है कि मोदी जी ने एक बात बना दी है कि अगर आप कमाओगे तो खाओगे। नहीं, पहले हम एकजुट परिवार होता था, उसमें 8, 10, 20 बंदे होते थे, कमाने वाले 2-3 होते थे। आज हम पूरा परिवार भी कमाते हैं तो भी भूखे सो। पैसा नहीं बचता होगा। कहाँ से बचेगा सर? कुछ बचने का है ही नहीं। अगर आपका कोई और सवाल हो तो पूछिए, क्योंकि देखो मोदी जी को मैं गांधी जी के आदर्शवादी मानता हूँ, क्योंकि वो बुरा देखते ही नहीं है ना, चाहे कितना ही बुरा होता रहे, उनको देखना ही नहीं। क्योंकि बुरा मत देखो। आप कहाँ से आए हैं?
गुड़गांव से आया। कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी की प्रोटेस्ट को? मेरा आज पहला दिन है, मैं यहाँ आया। मैंने सोनम वांगचुक जी की वीडियो देखी कि उनका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है। आप देश की राजधानी में जंतर मंतर के पास, जहाँ संसद से इतने करीब इतने मशहूर व्यक्ति जिनका देश के प्रति इतना सारा योगदान है, वो ऐसी गुहार लगा रहे हैं, आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप उनसे बातें करें, आप उनके बात को सुनें, उनके आप बच्चों की अकाउंटेबिलिटी लें, मगर आपके एक शब्द आपसे नहीं निकलता कि आप उनके लिए एक ट्वीट करें, एक शब्द बात करें उनसे कि बच्चों की इतने 20 बच्चों की जानें चली गई, नीट पेपर लीक हुआ और कोई अकाउंटेबिलिटी ये सरकार लेने को तैयार नहीं है। कोई भी अगर कोई आवाज़ उठाता है, किसी भी तरह का डिसेंट उठाता है, सो लोग उसको सप्रेस करना चाहते हैं। वो एंटी नेशनल बोलना शुरू कर देते हर हैं, समय वो कॉनोटेशन लगा देते हैं वायरस बुलाते हैं। जी। पकड़े हुए हैं कि ये कौन सा पता नहीं कोई गैंग का नाम लेते हैं कि ये वो गैंग है वो गैंग का नाम हमें तो पता नहीं, हम तो आज पहली बार प्रोटेस्ट में आए हैं, अब हमें भी गैंग बोलना शुरू कर देंगे। गुरु तुम मास्क लगा के पीछे से आए हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं अभी बोलेंगे यार। नहीं नहीं बोलो, अरे तुम ही बोलो। नहीं आप बात कर लीजिए। चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हो? नहीं बात करिए अभी जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। अभी हो सकता है कि कल मेरे को देखे मेरे को भी गैंग बोलने लगे कि ये तो देखने में अट्टा कट्टा बदमाश लग रहा है। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो चीजें आगे जब चल के आप भी डीएम बन सकते हैं। हाँ वो देखो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है अभी डीएम नहीं बन सकते हैं। क्यों? आप प्रधानमंत्री की रिलेटिव हो कोई? क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री के रिलेटिव हो? नहीं रिलेटिव है। है? आरएस के रिलेटिव है? नहीं है। या किसी तरह से भी आपका कोई तिगड़मबाजी मिला करके आपको आरएस के पास पहुंचाते हो तो ये कुछ बन सकते हैं, बाकी कुछ बन ही नहीं सकते। इनको क्या करना है, अभी बीएससी, फलानी एससी, दिगड़ी एससी, मुगड़ी एससी सभी पास कर देनी है। उसके बाद में या तो ब्लिंकिट पे या फिर जोमेटो पे या फिर अमेजोन पे या फिर पोर्टर, पता नहीं कितनी वो है, और से वो डिलीवरी बेसिकली आप दिहाड़ी मजदूरी की बात कर रहे हैं। इतना मोरल डाउन मत करिए आप नहीं, किसी मैं इनका मोरल डाउन नहीं करने वाला, लेकिन हो मैं सकती कोई है। बात कह रहा जैसे हूं। सिचुएशन चल रही है ना देश में, तो कुछ भी हो सकती है। अभी मैं आपको एक मिनट, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अब उसके अंदर एक कंडीशन लगाई है, ई श्रम कार्ड जो प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले बनाए थे, उसमें कहा था कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनको 2000 रुपये महीना मिलेगा जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया है। ठीक है, अब ब्लिंकिट ने एक कंडीशन लगाई है कि आप ई श्रम कार्ड को अपने रोजगार के साथ जोड़िए, यानी कि कम से कम ब्लिंकिट में आज हमारे देश में ज़्यादा नहीं तो 1 से 1.5 लाख बच्चे काम करते होंगे डिलीवरी बॉय का, चाहे वो पढ़े लिखे पता नहीं कितने हैं, और मेरे जैसे अनपढ़ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आता है, बोलना आता है, चलना आता है। अब उसको हम ई श्रम से जोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में कहेंगे कि हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये ई श्रम से प्रधानमंत्री जी नौकरी नहीं दी है मेरे को, लेकिन वो ब्लिंकिट वाले को, ऐसे ही जोमेटो को, ऐसे ही फिर फ्लिपकार्ट को, ऐसे ही फिर अमेजोन को, ऐसे ही फिर पता नहीं किस किस को जोड़ जोड़ के ये कह देंगे हमें 5 करोड़। अरे जो नौकरी देनी थी वो तो दी नहीं, ये डिलीवरी बॉय की नौकरी है क्या? कोई 2 करोड़ का वादा किया था भाई, वो तो सालाना किया था। अब 14 और 12 साल हो गए लगभग। जी। आप बताइए सर, आप बोल लो। हाँ बताइए। क्या कह रहे थे आप? नेशनलिटी पे सवाल उठा रहे हैं आप। नहीं मैं आप कह रहे थे कि इनका आईएएस नहीं निकलेगा, अभी इनका नेशनलिटी साबित नहीं हुआ, तो ये अभी उस परीक्षा में अभी एलिजिबल नहीं है कि वो उस परीक्षा में बैठ सके। पहली बात, उस परीक्षा में बैठने के लिए आपकी इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। अभी हम अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारी नेशनलिटी की कौन से डॉक्यूमेंट से साबित होगी। सही है, अभी तक हम पासपोर्ट बनवा रहे थे कि चलो आप आधार कार्ड लाएं, पहचान पत्र लाएं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट लाएं। उसके बाद आपने कहा कि अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि अगर जो आपके पास पासपोर्ट है तो आप नेशनल, इंडियन नेशनल है, कहा गया था ऐसा कहा गया था। लेकिन आप हिंदुस्तानी हो। हाँ आप हिंदुस्तानी है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अगर जो आपके पास पासपोर्ट है तो खाली आप इंटरनेशनल, हाँ बस खाली ट्रेवल कर सकते हैं। तो अभी इनका, मेरे कहने के हिसाब से अभी इनका नेशनलिटी साबित नहीं हुआ। जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन की यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। करते हो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को? देखो हम उनके एजेंट के विचार अपने अपने हो सकते हैं। देखिए, मैं जो उनका मांग है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ये फ्यूचर में कैसे जा रहे हैं, देखो फ्यूचर तो हम इनका देखे नहीं है, लेकिन जो इनका भी मांग है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। अगर जो इस्तीफा दे देना जी बिल्कुल, अगर जो आप 25-26 छात्र जो जिन्होंने आत्महत्या करा है
अगर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो फिर आप किस लायक किस उसके शिक्षा मंत्री हैं? आपको कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो बस आप लोगों को फिर दहशतगर्द और वायरस बुलाया जा रहा है देश में। देखिए ऐसे अगर जो हम अपने हक की मांग करें तो उन्हें ये सब बोला जा रहा है, लेकिन अगर जो वो 22 लाख नीट के छात्र, अभी 5 लाख टेट की छात्र, राजस्थान में पैरामेडिकल और बहुत सारे लगभग कम से कम 10 करोड़ छात्र जो इन 5, 6, 7 साल या 10 साल के अंदर इस परीक्षा के घोल में घोले गए, इन सब अगर जो ये सब कहें, अगर जो उन्हें एंटी नेशनल, तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर जो हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं तो हम एंटी नेशनल, अगर जो हम यही चीज़ उनसे कहें तो फिर वो क्या कहेंगे? फिर हमें उल्टी पुल्टी जालों में फंसा करके चल भाई जेल में चल, जेल भरो। कैसा लगता है एंटी नेशनल सुन के? बुरा लगता है, बुरा लगता है। पर क्या करें, रिस्पेक्टेड है हमारे शिक्षा मंत्री जी, उनको खुद सोचना चाहिए ये सब बोलने से पहले कि ऐसा तो नहीं कि हम खैरात की मांग रहे हैं, हम अपने हक की तो मांग रहे हैं, उनके घर से तो मांग नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी आज यहाँ तक से 12 दिन हो गया, उनको शर्म तक ना आ रही है, ना किसी से यहाँ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही रिजाइन कर रहे हैं, ना ही किसी उनके मंत्रिमंडल में किसी को शर्म नहीं आ रही है। सब यहीं बैठे हैं 3-4 किलोमीटर के रेंज में, पर किसी को ये नहीं है, सारी आवाज़ गूंज रही होगी वहाँ तक, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा कि किसी को भेज के ही देख लें क्या हो रहा वहाँ पे। तो हमारे हिसाब से तो इनको अब दे देना चाहिए, अति हो रहा तो आगे क्या होगा फिर? ऐसे ही चलता रहेगा हमारा आंदोलन जब तक ना देंगे, ऐसे ही चलेगा, साथ रहेगा। चलता तो नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नितेश है, मैं शिलोंग मेघालय से हूँ। हाँ, और पिछले 3 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ दिल्ली में। एक छोटी मोटी मेरी नौकरी है ये कनॉट प्लेस में। मैं डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ CGP के प्रोटेस्ट को। 6 तारीख को भी मैं देख रहा था, मैं आ नहीं सका, पर पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं पूरा समर्थन है सोनम वांगचुक जी को, अभिजीत जी को, जो यहाँ पे हैं, और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे हैं। आज मेरे यहाँ पे 2 पहलू हैं सर जी। सबसे पहले तो मैं आपको टिश्यू देना चाहता हूँ, बहुत पसीना हो रहा है, आप पसीना पोंछ लीजिए अपना। तो 2 पहलू हैं। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में 2014 में मैंने पहली बार वोट दिया था जनरल इलेक्शन में। किसको दिया था? भाजपा को दिया था। और भाई थे वो भी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 में मैंने भाजपा को इसीलिए दिया था क्योंकि तब जो वादे भाजपा लेके आई थी मंच पे या हम पे, उस पे मुझे ये फील हुआ था कि भाजपा हमारा इतिहास या हमारा जो भविष्य है उसको बदलेगी ज़रूर। पर 2014 से अब 2026 आ गया है, मुझे आज 1990 वाला जो दशक है वैसा मुझे फील हो रहा है कि इंडिया बैकवर्ड के ऊपर बैकवर्ड चला जा रहा है, फॉरवर्ड नहीं जा रहा। आज हमें आइडियली कम्पीट करना चाहिए चाइना के साथ, US के साथ। हम कम्पीट कर रहे हैं आज भी पाकिस्तान के साथ। 1980 में भी हम पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, 1960 में भी हम पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, 2000 में भी कर रहे थे। 2026 आ गया भाई, अब तो कम से कम चाइना तक बढ़ो। कब तक आप पाकिस्तान तक अपने आप को लटका के रहोगे? मानते हो कि अभी का जो भारत है वो चाइना से कम्पीट कर सकता है? आप मानते हो? बिल्कुल। हमारे मैं 50 साल तक नहीं कर सकता, जैसी हालत चल रही है, जितने हमारे एजुकेशन के बजट काटी जा रही है, जितनी डिफेंस के बजट काटी जा रही है, अगले 50 साल तक नहीं कर सकता। अगले 50 साल में जो चाइना यहाँ है, यहाँ तक नहीं पहुँच सकता भारत, अगर ऐसी हालत रही तो। मैं इनसे थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, उनके अंदर ये पूरी क्षमता है कि वो चाइना के लोगों के साथ कम्पीट करे। लेकिन होना और युवा में क्षमता है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी भी तो देनी चाहिए। युवा में तो क्षमता है, अभी हम उनके अंदर क्षमता है, लेकिन उन्हें मौका कहाँ दिया जा रहा है? मौका नहीं दिया जा रहा है इनका। सही बात है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बिल्ड करके देना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर हमें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उस हिसाब से, तो हम क्यों चाइना को फाइट नहीं कर पाएंगे? आज अगर हमसे 2 साल बाद आज़ाद होने वाला चाइना आज हम 20-21 ट्रिलियन की इकॉनमी बन के बैठा है, हमारे सर पे बैठा हुआ है, हमारी ज़मीनें कब्जा करके बैठा हुआ है, वहाँ मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। US की हमारे यहाँ पे जो हमारी शिप्स हैं उस पर अटैक किया जाता है, मोदी जी कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो शांति का परिचय दे रहा है ना, वो गांधी जी की विचारधारा पे काम कर रहा है। मौका नहीं मिलता, एक साइंटिस्ट ही बैठा हुआ है आज भूख हड़ताल पे। अगर उन्हें मौका मिलता तो यहाँ बैठते नहीं हो, वो कुछ करते रहते। जो साइंटिस्ट, जो एजुकेटर, जिसको यूथ के लिए कुछ काम करना चाहिए, जिसको इन्वायरमेंट के लिए, जैसे वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनको उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, वो इंसान आज हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है यहाँ। वो युवा NSA लगा दिया गया। वो युवा जो 2047 में बात करते हैं कि विकसित भारत बनेंगे हम, हमारे वजह से बनेंगे ना।
कि ये बनाएंगे विकसित भारत? ये 60-80 साल के जो सत्ता में बैठे हुए हैं इनके माथे विकसित भारत बनने जा रहा है। हम युवा ही बनाएंगे, हम ही लोग बनाएंगे। लेकिन आज हम सड़कों पे खड़े हैं, बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना खाए पिए। एक बच्चा था वहाँ पे, 1 हफ्ते से वो हंगर स्ट्राइक पे था, उसकी तबीयत बहुत गंभीर है, वो आईसीयू में है। लेकिन प्रधान जी को इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ आके देखना, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ खुद नहीं पढ़ रहे हैं ना। अगर जो इंसान के बच्चे, जिन सत्ताधारियों के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो यहाँ ग्राउंड की प्रॉब्लम कैसे समझ पाएगा? वो क्या मतलब है आप? उनको कैसे पता चल पाएगा ये कि ग्राउंड में बच्चे 45-45 डिग्री टेम्परेचर में कैसे यहाँ पे जूझ रहे हैं? ऐसे भी हमने कई सारे बयान सुने हैं। वो कहते हैं कि हमने भाजपा को विकास करने के लिए नहीं चुना, हमने भाजपा को इसलिए चुना ताकि वो हिंदू धर्म को आगे ला सके। नहीं, ये तो फिर कई सारे लोग कहते हैं उन्हें ही अंधभक्त कहते हैं। हाँ, बस वही अंधभक्त है, वही इस देश की विकास में बाधा कर रहे हैं। इस देश को आज बहुत आगे जाना चाहिए था। इस देश के पास 65 करोड़ यूथ हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है। आपको लगता है कि जो नेता आजकल के जो भाषण देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं धर्म के कुएं के अंदर सभी को घुमा रहे हैं? बिल्कुल वही हो रहा है भाई, हर काम में। अब मैं नेता मंत्रियों की अगर बात करूं, आज जितने भी हैं, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, कोई कुछ मुंह उठा के किसी को भी नेता बना दे रहे हैं। और वो, जबकि वो समझ नहीं सकता इंसान की प्रॉब्लम क्या है, जनता चाह क्या रही है, यूथ क्या चाह रहा है, स्टूडेंट्स के पास क्या प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आती ये चीज़ें। वो रेप को बताएंगे कि इंजॉयमेंट है, वो बताएंगे कि मतलब अब क्या ही बताऊं मैं आपको। ऐसे बात करने लगूंगा तो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके पास 0 लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। पता नहीं कैसे इनको सांसद कौन विधायक बना दे रहा है केवल जीतने के लिए, कि मतलब वो सीट हमें मिलनी चाहिए जहाँ से वो उस इंसान को मैं टिकट दे रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं नांगलुई से आया हूँ, एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मैं तो अपने सेंटर से एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मैं भी सोचा कि आज देखूँ किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने आज सोल का एग्ज़ाम था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, तो मैं यही देखने आया था कि किस तरह से इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि आज कई दिन हो गए ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट, हमारा जो शिक्षा मंत्री वो ध्यान नहीं दे रहा। जब किसी शिक्षा मंत्री को 22 बच्चों की मौत से फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैसे विश्वास करें वो इस्तीफा देगा अपने पद से? ये बेहद शर्मनाक बात है कि हम जिनको बैठा रहे, अपनी इतनी ऊंची सत्ता दे रहे हैं, वो हमारे पास एक उम्मीदवार नहीं भेज रहे कि हमारी बात सुने आके। आप इस्तीफा नहीं दे रहे, आप बेशक यहाँ पर आके एक बार आश्वासन दीजिए कि हम इस बार जो गलती हो गई अब से नहीं हो गया। ऐसा बाद भी 2 पेपर लीक हो जाता है। वही, ये चीज कोई नहीं कर रहा। अगर ये खुद सोचिए, सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो गई है, हर चीज में वो फेल हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। डेली कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है, वो कुछ बोल देता है हमारे प्रधानमंत्री को कि मैं इसका ये करियर खत्म कर दूंगा। ये हमारी इज्जत के, हमारे देश का जो भी है, जो भी हमारी इज्जत है हमारे देश की, वो सब खत्म कर दी मोदी जी ने। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज ट्रम्प हमारे कहते हैं इससे तेल मत खरीदो, इससे मत खरीदो, वो उसी पे बात विश्वास कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, आप कहते हैं इज्जत। क्या विदेशों में डंका, वो किस भी बिहाफ पे बोल रहे हैं कि उन्हें मेडल मिल रहा है। आप, अगर मैं आपको मेडल दूं, आप कहोगे मेरी इज्जत हो रही है? मेडल तो हम किसी को भी दे सकते हैं। मैं कल कोई मैं किसी को भी दे, रियलिटी में अगर मैं इधर इनको बुला के मेडल दे दूं, अब मैं कहूँगा इनका पूरे देश में डंका बज रहा है। देख कैसा डंका बज रहा है ये, जहाँ पर हम हर सारे कई जगह भाजपा समर्थक ये कहते हैं कि 2014 से पहले लोग भारत को जानते तक नहीं थे, 2014 के बाद जानना चाहिए। नहीं, ये सब बात अब जैसे बोले कि डंका बज रहा है, बात मेडल हम नहीं बोले भाई, वही लोग वही जो भी लोग बोलता है। तो देखिए, मेडल मिलने से ज्यादा जरूरी है कि काम होना। अब 3 सेलर्स मर गए। भाजपा के लिए तो 14 में आजाद हुई है, वो उसके लिए तो आजादी कुछ है नहीं। हमारे भगत सिंह, हमारे सुखदेव, राजगुरु वैसे ही शहीद हो गए, उनके लिए तो 14 में आजाद हुई है। कंगना रनावत के लिए उसकी बात कर रहे हैं। 2014 से पहले लोग गांधी जी को नहीं जानते थे, 2014 से पहले लोग नेहरू को नहीं जानते थे, इससे पहले लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, अब ये पहनना चालू किया है। क्योंकि जिस पादरी ने 50 साल तिरंगा को अपनाने में लग गया, वो क्या बोलेगी? क्या राष्ट्रीयता की हमें प्रिंसिपल क्या सिखाएगी? ये बताओ, क्या थ्योरी देगी राष्ट्रीयता की? जिसको 50 साल तिरंगा को अपनाने में लग गया, वो हमें क्या बताएगी? कहते हैं भारत विकास की पटरी पे दौड़ रहा है यार, आप लोग क्या विकास की, क्या है? रिसेशन कहाँ पे जा रही है? पैसा कहाँ, कैसे गिर रहा है, ये बताओ। के दौर पर गाड़ी दौड़ी, वो स्टेशन कहाँ है जिस पटरी पर विकास की ट्रेन दौड़ी?
हमें बताएं वो स्टेशन है कहाँ? अरे एक महीना के पटरी अंदर से ट्रेन उतर जा रही है तो बात कर रहे हो दौड़ाने की, आप बताओ। एक महीना के अंदर 5 पेपर लीक होती है। नीट के पेपर लीक होती है, बिहार एसआई के पेपर लीक होती है, सीयूईटी की पेपर लीक होती है, और कहते हैं देश विकास कर रहा है। क्या विकास कर रहा है? यही विकास कर रहा है कि डेली पेपर अनशन चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। आपको पता है ना, 2 दिन पहले महाराष्ट्र में टीईटी की पेपर लीक हुई है। आपको पता है राजस्थान वाली घटना? हाँ, पैरामेडिकल की पेपर लीक हुई है। तो यही विकास हो रहा है, ये बताओ। झूठी वादा, खोखले वादा कर रही है सरकार। और जो आईटी वाले हैं, बीजेपी के आईटी वाले हैं, वो हवा बना रहे हैं, ये हो रही है, वो हो रही है। एक दिया कुछ मिल गया और कहा भाई ये मिल गया। 2047 तक भारत एक विश्व गुरु के तौर पर उभर करके कहने से आप 2047 तक नहीं है। आपकी रुपया कहाँ गिरे? कहाँ है आपके? बेस क्या, विश्व गुरु का बेस क्या? यूथ है हमारा। आज हमारी यूथ ढंग से पेपर नहीं दे पा रहा। वो 3 से 1 साल अपनी तैयारी करता है कि मैं जाऊंगा इस दिन अपना नीट का पेपर दूंगा, एडमिशन लूंगा, लेकिन वो जाता है उधर, उसका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। किस बेस पे आप 2047 में विकसित भारत बनाएंगे? बेस तो हमारा यही है, यूथ है। और कोई 60-70 साल के बुढ़े करेंगे क्या विकास? और देखिए बात ऐसा है कि हम लोग सब पढ़ा लिखा आदमी है। हर सरकार विकास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। जिस जगह विकास और जो चीज़ अच्छा हो उसका हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करें जो गलत हो रहा है। हर सरकार कुछ ना कुछ करता है, नो डाउट। अरे सरकार आप कह रहे गलत हो रहा है, आपको वायरस और दहशतगर्द बुलाया जा रहा है। अरे भैया तो उसी का तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी का तो क्वेश्चन तो गांधी पर भी उठाए थे लोग, लेकिन गांधी एक नाखून काट के बिंग दे ना, तो आरएसएस के नाखून के बराबर नहीं है गांधी की। गांधी है। गांधी को महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, एक हार मास का ऐसा बना हुआ आदमी है दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, ना कभी मिला है। गांधी के विचारधारा पे चलते हैं ये लोग या गोडसे के विचारधारा पे चलते हैं? कौन? बीजेपी वाले गोडसे की विचारधारा पे चलते हैं। नाम के तो कहते हैं हम गांधी के ये हैं, हिमायती हैं, गांधी की विचारधारा अहिंसा के करने वाले लोग हैं। इनका काम क्या है पता है? मेन फोकस हिंदू मुस्लिम करो, टेम्पल का ये करो। अच्छा ये बताओ, आप भाई लोग से पूछ रहे थे कि विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? मुंह से बन जाएगा कि मैं विश्व गुरु बन गया? मुंह से बन जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पे है हमारा? आज चाइना स्कूल कैरिकुलम में एआई ला रहा है 5वीं प्राइमरी में, और हमारे यहाँ बच्चे आईटी करके आईटी निकाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईटी कॉलेज में जाते हैं, तब भी सही से पढ़ाई नहीं हो रही है। अब एजुकेशन का लेवल यहाँ तक चला गया है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बर्बाद किया गया 2000 के दशक में। डीयू अच्छा यूनिवर्सिटी थी, उसको आरएसएस के आदमी घुसा के 14 तक डीयू को बर्बाद किया गया। अब जेएनयू को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उसमें बैकडोर से जितने आरएसएस वाले लोग हैं उसको लाया जा रहा है। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जो पंडित धूलिपति जी हैं कुलपति, उनके बच्चे आ रहे हैं। बताओ, जेएनयू में पढ़ते हैं? अभी छोड़ो ना, कहाँ पढ़ता हूँ, आप टॉपिक पे बात करो ना। नहीं, मैं तो किस तथ्य पे बोल रहे हैं, मैं बस यही समझना चाह रहा हूँ कि आप जेएनयू में पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा पता। हाँ पता है, तभी तो बोल रहा हूँ, हवे में नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप निकलवाइए वहाँ से। ना उनके पास नेट है, ना जेआरएफ है, किस तौर पे लिए जा रहे हैं बताओ? ऐसे प्रोफेसर आ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, डीयू, जेएनयू, जामिया और बीएचयू में। आरएसएस कब्जा कर रहा है सारे। हाँ, फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे प्रोफेसर आ रहे हैं। सर ने योगिंदर जी, उन्होंने इस बात को उन्होंने इस बात की चर्चा करी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अच्छा यूनिवर्सिटी रहा था कभी, उसमें ऐसे प्रोफेसर जा रहे हैं जो नॉर्मल जगह पढ़ाने के लायक नहीं है। आप बताओ, जब हमारी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एजुकेशन, आप बताओ, आप कह रहे हो कि विश्व गुरु बनेगी। हमारे एजुकेशन पे कितने % खर्च कर रहे हैं जीडीपी का? आप बता सकते हो कितने %? आपके 2% भी नहीं है। अभी का जो स्थिति है, कितने खर्च कर रहे हैं सरकार पता है? की जो स्थिति है एजुकेशन की, आपको लग रहा है कि दिन प्रतिदिन वो गड़क में जा रहा है? हाँ, बिल्कुल जा रहा है। आप बताओ ना क्या आप लोगों को भी लगता है कि दिन प्रतिदिन इसकी हालत एकदम खराब होते जा रहा है? हम लोग को एक नया एजुकेशन सिस्टम का जरूरत है। सच आईटी था, कांग्रेस ने आईटी बनाई, IIM बनाया, ढेर सारी चीजें, एम्स बनवाए। क्या बनवाया ये लोग? क्या किया पता है? ये इसका काम क्या है? ये बहुत तेज आदमी है, जो मोदी और सारंगा बिल्ला का जो जोड़ी है, वो सिर्फ नाम चेंज करता है। एनआईटी था, आईटी बना दिया भाई। कोई नॉर्मल मेडिकल कॉलेज था, स्टेट का कॉलेज था, उसको भाई एम्स बनवा दिया। क्या कर रहे हो भाई? नाम चेंज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो।